हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। यहां पे 2023 का जी मैं डेमो एकदम सेट पेपर लेके आ गया हूं। भाई साहब तैयार करके जाइएगा। 100% एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे बनाया गया, जो कि आपके 16 फरवरी के लिए सेम टू सेम इसी प्रकार के आपके पेपर पूछा जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना क्यों यार पेपर को उतार दिया जाए आपके सामने और पढ़ के चले जाएं। और 16 फरवरी को आप छाप के आए 100 में 100 यूपी बोर्ड का नंबर 1 हिंदी का चैनल एसके स्टडी, जो कि आपको हिंदी, बायोलॉजी, इंग्लिश सबसे ज्यादा वीडियोस अपलोड किया जाता है यार आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे। हम लोग लगातार दिन भर तैयारी करवाते हैं आपकी, और आपको रात भर। अब आज रात भर वीडियो मिलने वाली, कल रात भर मिलने वाली है, परसों सुबह दोपहर 12 बजे तक मैं वीडियो दूंगा। जी हाँ, लगातार आपको कंटिन्यू पढ़ना है, लगातार आपको ईयरफोन डाल देना है कान में और लगातार आपको जुड़ जाना है हिंदी की पढ़ने के लिए। बाकी चिंता मत करना है, वन शॉट वीडियो रहने वाली, वन शॉट सारी वन शॉट वीडियो मैं दूंगा। बैठूंगा मैं वन शॉट वीडियो देता चला जाऊंगा। पिछले साल के मैं कम से कम कल तक 20 वीडियो लेके आऊंगा, 20 घंटे क्लास चलाऊंगा। 20 वीडियो में आपके पिछले साल का पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 20 वीडियो मैं दूंगा, इसकी प्रॉमिस मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये वीडियो है, इसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर उठाना शुरू करूंगा, उसको एक एक करके सॉल्व करवाऊंगा। इसलिए भाई साहब हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जुड़ते चले जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए चले जाइएगा। और हाँ यार, आज लाइक टारगेट मात्र 50,000 है, और मैं आशा करता हूँ आप लोग 50,000 वीडियो लाइक टारगेट करवा देंगे। कहेंगे गुरुजी 50,000 तो व्यूज भी नहीं आते आपके वीडियोस पे, और आप 50,000 का टारगेट करवा रहे हैं। अरे क्या बात करें, कोई ना, 50,000 व्यूज जा रहे हैं ना, बहुत है। अगर आप लोग देख लिए तो इतना बहुत है मेरे लिए, ठीक है ना। और मुझे आशा है कि आप लोग सभी के साथ शेयर करेंगे इस वीडियो को। फुल पेपर सोल्यूशन देने वाला हूँ, कहीं आप मत जाइए, आराम से बैठ जाइए, ठीक है ना। बैठ जाइए और आराम से पढ़ना शुरू कीजिए। मैं भी एकदम तैयार हो गया हूं आपको देने के लिए क्वेश्चन। चलिए अब देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको नाम अपना फिल करना रहेगा। क्या फिल करना रहेगा? यहाँ पे आपको नाम फिल करना रहेगा, पेपर मिलेगा, और यहाँ पे आपको क्या रहेगा, रोल नंबर फिल करना रहेगा। यहाँ पे पेपर कोड रहेगा, ये पेपर कोड है, ये पेपर कोड है। यहाँ पे विषय रहेगा, यहाँ पे 2023 रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा, 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा। कुछ यहाँ पे निर्देश दिए रहेंगे कि 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है, और प्रश्न पत्र 2 खंडों में रहेंगे। मुझे देखिए भाई साहब, जुकाम हो गया, जुकाम के साथ बुखार हो गया है, और अगर नॉइस आ जाए, छींकने की आ जाए, तो माफ़ी चाहेंगे इसके लिए, ठीक है ना। आपसे मैं पहले से बोल रहा हूँ, उसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि थोड़ा जुकाम हुआ है तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। हालांकि मैं होने नहीं दूंगा ऐसा, आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मजाक नहीं यार, एकदम सीरियस। एक कमेंट किए थे कि गुरुजी आप हंसते रहते, मुस्कुराते रहे। यार मुस्कुराते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आती है पढ़ाने में और पढ़ने में आपका ना, आपका मन भी लगा रहता है। हमें मत देखिए, अब क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन को झांकी। यहाँ पे खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? चलिए बताइए, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? चंद छंद वरण की महिमा, कामायनी, प्रियप्रवास, रामचरितमानस। तो किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा को खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। किसको माना जाता है? चंद छंद वर्णन की महिमा, ठीक है ना। इसमें एक चीज और लिख लीजिए, मेंशन कर लीजिए कि यह गंग कवि द्वारा लिखित नाट्य कृति है। यह क्या है? ये इसके रचयिता कौन है? तो यह एक नाट्य है। क्या है? यह एक नाटक है, यह एक नाटक है। किसके द्वारा लिखी गई? इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, परेशान मत होइएगा। किसके द्वारा लिखा गया? तो ये गंग कवि के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? गंग कवि के द्वारा लिखा गया। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है कि चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि है, और ये क्या है? यह एक नाट्य है, नाटक है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ख वाला क्वेश्चन है लाडलो, क्या है यहाँ पे? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रदीप नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के जो संपादक हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट कौन है? हिंदी प्रदीप के संपादक हैं, ठीक है ना। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन कब हुआ था? 1977 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1977 ईस्वी में हिंदी प्रदीप का प्रकाशित हुआ था। हिंदी प्रदीप कब प्रकाशित हुआ था? हिंदी प्रदीप कब प्रकाशित हुआ था? सर 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला यहाँ पे है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। बता दीजिए, फटाक से आंसर कर दीजिए कमेंट में, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है? कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी असफलताएं, अपनी खबर। तो वो है आपकी मेरी असफलताएं। तो बाबू गुलाब राय की जो आत्मकथा है वो कौन सी है? मेरी असफलताएं है। मेरी असफलताएं किसके? बाबू गुलाब राय की है। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? जीवनी है, संस्मरण है, निबंध है, कहानी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? बी वाला ठोक दीजिए, बी वाला क्या हो जाएगा?
अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो अतीत के चलचित्र एक संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। ठीक है ना यार। किसके द्वारा लिखा गया है आपको ये भी पता होना चाहिए कि मान लीजिए दे दिया किसके लेखक बताइए कौन है, तो लिख दीजिए महादेवी वर्मा है। अतीत के चलचित्र लेखक कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा जी हैं। छापने वाला क्वेश्चन छापते जाइए, आपको लगातार वीडियोस दूंगा। हर एक आपको 1.5 घंटे पर एक वीडियो मिलने वाली है। परेशान मत होइएगा, बस आप पढ़ने में मन लगाइए। ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पे लाडलो क्वेश्चन क्या है? जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? नहीं, राय कृष्ण दास है। अरे संपूर्णानंद दास है सर। अरे राम वृक्ष बेनपुरी हैं। तो जीवन और दर्शन के जो रचनाकार हैं वो है संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद कौन है? तो जो डॉक्टर संपूर्णानंद है भाई साहब वो है जीवन और दर्शन के रचनाकार। जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है? जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद है। चलिए अगला यहाँ पे दूसरा का है हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं। हरी घास के क्षण भर के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण शर्मा नवीन, अज्ञे, नागार्जुन। तो हरी घास पर क्षण भर के जो रचनाकार हैं वो है अज्ञे हैं। कौन है? अज्ञे जी हैं। अज्ञे जी कौन है? हरी घास पर क्षण भर की रचनाकार हैं। हरियोध जी की जो कृति नहीं है, इसमें से हरियोध जी की कृति नहीं है। 4 ठो आपके हरियोध जी की कृति है, 3 ठो हरियोध जी की कृति है, 1 खो नहीं है। चुभते चौबदे, प्री प्रवास, वैदेही वनवास, चित्राधार। तो छाप दीजिए इसका आंसर। चित्राधार कृति नहीं है। किसकी कृति नहीं है? हरियोध जी की नहीं है। चुभते चौबदे हरियोध जी की है, प्रिय प्रवास है, वैदेही वनवास है। तो यार लाडलो हरियोध जी की जब चित्राधार कृति नहीं है तो किसकी है? फिर किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की कृति है। छापने वाला क्वेश्चन है, छाप डालिए। अगर वहां पे दिया गया कि हरियोध की कृति नहीं है, चुभते चौबदे है, प्रिय प्रवास है, वैदेही वनवास है, लेकिन चित्राधार जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है। नोट कर लीजिए, छापने वाला क्वेश्चन है, छाप डालिए एकदम भयंकर तरीके से। अगला यहाँ पे ग वाला है साहित्य लहरी के रचयिता हैं। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कबीर, आचार्य, केशवदास। तो साहित्य लहरी के रचयिताकार का नाम बताना है। साहित्य लहरी के जो रचयिता हैं वो सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी हैं। सूरदास कौन है? साहित्य लहरी के रचयिता हैं। कौन है? सूरदास जी हैं। चलिए अगला यहाँ पे नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है? जो नौका विहार कविता है यह किस कृति से अवतरित है आपको बताना है। गुंजन से, वीणा से, पल्लव से, युगांत से। तो नौका विहार जो कविता है यह किस कृति से अवतरित है? तो ये प्यारे बच्चों गुंजन से है। किससे है? गुंजन से अवतरित है। छाप दीजिए, एकदम छापने वाला क्वेश्चन है। दूसरा सप्तक के कवि हैं। दूसरा सप्तक के कवि कौन है लाडलो? रामविलास शर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद द्विवेदी। तो दूसरा सप्तक के कवि का नाम बताइए। अंगा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंगा का राइट आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र किसके हैं? दूसरा सप्तक के कवि है। 10 अंक आपका बहुविकल्पीय पक्का होगा। जितने वीडियो आ रहे हैं आप सारे के सारे देखते चले जाइए, काम खत्म। छाप दीजिए, लास्ट दिन है, कल जाइए पेपर में ही छापिए। अब ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। मैं फुल सोल्यूशन पेपर करवा रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे, जाके देख लीजिएगा। सब आपको उठा के देके बस बता देंगे, लेकिन मैं आपको फुल सोल्यूशन करवा रहा हूँ। हिंदी गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 10 नंबर दूंगा। यहाँ पे आपको कितने नंबर दूंगा? 10 नंबर। एग्जामिनर चाचा से बोल देना कि गुरुजी आप यही दे देना है, आराम से मैं करके आऊंगा 16 फरवरी के दिन। है क्या यहाँ पे? है क्या यहाँ पे आपका गद्यांश? देख लीजिए गद्यांश। यहाँ पे मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के क्या है? विरोधी हैं। हम ये नहीं मानते कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे क्या है? विरोधी हैं, या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूं, लेकिन मैं सर्वस्व समृद्धि की कदर करता हूं, क्योंकि यह अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए और मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ देखेंगे तो यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला हुआ दिखाई देगा। आपके यकीन से परे है। सबसे पहले यही पूछेगा
कि उपयुक्त गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो यह है हम और हमारा आदर्श पाठ से अवतरित है। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हम और हमारा आदर्श पाठ से क्या है? अवतरित है। इसके लेखक लाडलो कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। इसके रचयिता कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। नोट कर लीजिए, कितना इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है यार, छाप डालिए और इससे बाहर को आने वाला नहीं है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे मैंने रेखांकित नहीं किया है, आप थोड़ा कर लीजिए। खुद की प्रकृति से लेकर है कहां से कहां तक, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो रेखांकित अंश की व्याख्या करना है यहाँ से यहाँ तक करना है, मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक, एक सेकंड में थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे खुद की प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने के लिए मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ देखेंगे या ब्रह्मांड में आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी क्या है? परे है। अब इसका क्या करना है आपको? इसका क्या करना है आपको? इसका अर्थ लिखना है। अगर आपको इसका नहीं अर्थ आ रहा है ना, इसको बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा और कुछ नहीं करना है। 2 नंबर का है, 1 नंबर मिलेगा। 10 नंबर का है, आराम से 7 नंबर एग्जामिनर चाचा देकर जाएगा, परेशान मत होइए। क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे आप लोग? क्या लिख देंगे? लिखेंगे रेखांकित पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहता है कि किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। हम लोग जो कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं तो उसको हम लोग को अधूरा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं थोड़ा सा कलम का जो कलर है उसको चेंज कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इसमें दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो इसीलिए मैं चेंज कर रहा हूं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप जो काम करते हैं उसे कभी भी आप आधे अधूरे मन से मत करिए। कर रहे हैं तो पूरा करिए। जैसे आपके क्वेश्चन पेपर है तो क्वेश्चन पेपर को आपको छोड़ना नहीं है, बल्कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर को क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। पूरा क्वेश्चन पेपर को क्या करना है? आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अर्थात काम करते हुए उससे ऊब कर उसे अधूरा नहीं छोड़ देना चाहिए। इसके लिए प्रकृति का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं कि यदि आप अपने आसपास देखेंगे देखो तो मतलब देखते हुए आपको ऐसे प्रकृति के बहुत सारा उदाहरण मिलेंगे कि पूर्ण होते दिखेंगे। यानी प्रकृति अपने किसी भी काम को अधूरे मन से नहीं करती। अभी मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। आप किसी भी फूल के बाग में पहुंच जाइए, वहां आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, क्योंकि मौसम ने अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ा। या फिर आप अपने ऊपर की ओर देखें तो आपके ऊपर ब्रह्मांड का विस्तृत भाग दिखाई देगा जिसका कोई अंत नहीं है। जहां तक आप सोच भी नहीं सकते वहां तक नभ हमें विस्तृत अथवा पूर्ण होने की संदेश देता है। मतलब इसका आशय यह है कि जो प्रकृति है खुद किसी अपने काम को अधूरे मन से नहीं करती। आप किसी भी फूल के बगीचे में चले जाइए, मेरे बगल एक फूल रखा हुआ है, यहाँ पे निकलेगा नहीं तो मैं आपको निकालता और देता है। हैप्पी एग्जाम डे, जो आपका एग्जाम डे आने वाला है कल है, जाइएगा छाप के आइएगा। तो जो फूल आप देखते होंगे तो फूल बहुत खिला खिला होता है और हम लोग उसको देख के प्रसन्न हो जाते हैं ना। तो प्रकृति क्या उसको आधे छोड़ दी क्या? नहीं, आधा इसको करेंगे फिर हम बाद में इसको खिलाएंगे, आज नहीं, आज मेरा मन नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते रहते हैं, वीडियो ना आधा छोड़ के भाग चलते हैं, अरे बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो 1 दिन का समय है। नहीं यार, जो है आप काम निपटा दीजिए। जब प्रकृति पूरा काम निपटा दे रही है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं यार? कर लो, पेपर में यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक की क्या मान्यता है? लिखेंगे भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक की मान्यता है कि भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच नहीं है। अगर आप भौतिक वस्तुओं की इच्छा रख रहे हैं तो गलत सोच नहीं है, सही है, आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घ वाला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए? तो लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं को न्यूनतम स्वीकार करना चाहिए। कितना स्वीकार करना चाहिए? न्यूनतम स्वीकार करना चाहिए। अंगा वाला क्वेश्चन है, भौतिक समृद्धि अपने साथ क्या लाती है? भौतिक समृद्धि अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है। क्या लेकर आती है? सुरक्षा और विश्वास लेकर आती है। एकदम छापने वाले क्वेश्चन है यार, छापते चले जाइएगा, पेपर में यही आएगा, पेपर में इससे बाहर आने वाला नहीं है। फिर यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर आपको एग्जामिनर चाचा देगा। कितना देगा? 10 नंबर आपको एग्जामिनर चाचा देगा। सोचो 10 नंबर बहुत होते हैं यार। है क्या यहाँ पे? जल पंजरगत अवधर अरे अधीर अभागे वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में क्या शेष बचा था कुछ न
अब इस मन में कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वस्त भी मेरा, थूके मुझे पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूकी। इसका मतलब ये है कि थोड़ा यहाँ पे सही से लिखा नहीं गया है, मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पे ये लिखा गया है, जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा। वहां पे देखिए, मेरे शकल पे नहीं भैया, वहां पे देखिए, क्या शेष बचा था कुछ न, और इस मन में कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वस्त भी मेरा। आगे है, थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कह सकी कहे क्यों न चूकी। तो यहाँ पे दिया गया है पद्यांश। अब इस पद्यांश से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कहां से कहां तक पहला प्रश्न पूछा गया, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है तो उत्तर क्या लिखेंगे, उपयुक्त पद्यांश साकेत शीर्षक से अवतरित है। कहां से अवतरित है, साकेत शीर्षक से अवतरित है। और इसके कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसके कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। लाडलो छाप लीजिए। का क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश में किससे किसका संवाद हो रहा है। उपयुक्त पद्यांश में कैकेयी का राम से संवाद हो रहा है। किससे किसका संवाद हो रहा है, तो कैकेयी का राम से संवाद हो रहा है। ग है, वे ज्वलित भाव किस में जागे थे, तो वे ज्वलित भाव कैकेयी में जागे थे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब कहेंगे गुरुदेव ऊपर रेखांकित अंश ही है ही नहीं है, तो हम कहां से कहां तक करेंगे। तो क्या मूल्य नहीं है, वस्त भी मेरा, क्या मूल्य नहीं है, यहीं से यहां तक करना है। एक सेकंड, क्या मूल्य नहीं है, यहाँ पे कुछ मूल्य नहीं है, ठीक है ना। यहां से लेके क्या तेरा मुझ पे थूके, यही है ना, वस्त भी मेरा, यहां तक, बस यहीं से यहां तक करना है आपको। यहां से क्या करना है, कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वस्त भी मेरा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे, इन पंक्तियों में कैकेयी की विवस्था व पश्चाताप का वर्णन है। कैकेयी अपना अधीर मन लिए प्रश्न पूछती हैं, क्या मेरे मन के वात्सल्य भाव अर्थात पुत्र स्नेह का कुछ भी मूल्य नहीं है, किंतु हाय आज स्वयं मेरा पुत्र मुझसे ही पराये की तरह व्यवहार करता है। फिर यहाँ पे पश्चाताप की अग्नि में कौन जल रहा है, पश्चाताप की अग्नि में कौन सा जल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, पश्चाताप की अग्नि में कैकेयी जल रही है। कौन जल रहा है, कैकेयी जल रही। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, फिर 5वां यहाँ पे रहेगा आपका, 5 अंकों का रहेगा। देखिए है क्या, यहाँ पे लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। जी हाँ, आपको लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए यहाँ पे प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर पक्का कर लो, लाड़ लो, इसे बाहर आने वाला नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव सड़ग्रवाल। तो यहाँ पे हम लोग देने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे, तो जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे ना, वो थे हमारे कौन थे, तो वो थे राष्ट्रपति। कहाँ के राष्ट्रपति थे भाई साहब, भारत के राष्ट्रपति थे। कौन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, ठीक है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। तो इनका हम लोग साहित्यिक परिचय देखेंगे और इनकी प्रमुख कृतियों को देखेंगे। तो मिसाइल मैन के रूप में, किसमें, मिसाइल मैन के रूप में भारतीय जनता समेत समस्त विश्व में लोकप्रिय भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब पूर्व राष्ट्रपति मतलब कौन भाई साहब, ये हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में धनुषकोडी नामक गांव, जो धनुषकोडी है ये कहाँ पे है, तो ये रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। और इनका परिवार कैसा था, निम्न वर्गीय था। निम्न वर्गीय मतलब ज्यादा पैसे वैसे नहीं थे भाई साहब, थोड़ा हल्का गरीब थे, लेकिन गरीबी को देखते हुए भी ये भाई साहब अपनी पढ़ाई पूरी किए। पढ़ाई पूरी करने के बाद ये राष्ट्रपति भी बने, मिसाइल मैन भी, वैज्ञानिक भी बने। आर्थिक अभाव में पड़ रहे कलाम ने अपनी शिक्षा की राह की सारी मुश्किलों को डट कर सामना किया और डीआरडीओ के साथ जुड़कर तदंतर इसरो में मुख्य वैज्ञानिक के तौर पर भारत को परमाणु शक्ति के तौर पर विकसित किया। इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी अपने प्रेरक प्रसंगों तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भावी पीढ़ी खासकर बच्चों को साझा करने का समय निकाल लिया करते थे।
ऐसे ही 27 जुलाई 2015 में 2015 में भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग मेघालय में एक व्याख्यान के दौरान हृदयघात के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भाई साहब इनकी प्रमुख कृतियां याद कर लीजिए कौन कौन सी हैं। इंडिया 2020, ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी और इग्नाइट माइंड्स, इसको क्या बोलेंगे? एनालाइजिंग द पावर विथाइन इंडियन, और आरोहण प्रमुख, स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख लीजिएगा। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने के लिए। भाई छाप लो यार, छाप लो लाड लो, क्या है कमी? अब तो छापने वाले क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, जाके यार छाप दीजिए। इससे बाहर आने वाला नहीं है। बहुत परेशान लग रहे हैं आप, आपके चेहरे पे बहुत परेशानी है, मुझे लग रहा है। लोग परेशान मत होइए यार, किस लिए परेशान है? बिंदास यार, खाइए पीजिए मौज कीजिए। जो मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे पूरा बस पढ़ लीजिए, और आपको कुछ करना नहीं है, ना इससे बाहर आएगा ना आपको पढ़ना इससे बाहर। तो काय के लिए परेशान हो रहे हो? परेशान मत होइए, क्योंकि परेशानी हल नहीं होता। अगर आप परेशान हैं तो परेशानी किसी चीज का प्रॉपर सोल्यूशन नहीं होता, इसलिए परेशान होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। आप बस मन लगा के पढ़ाई कीजिए, आपके पास बस एक ही ऑप्शन है, पढ़ना। पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए, और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम है ना, जब हम यहाँ पे बैठे तो आप काय के लिए परेशान है? आप किस लिए परेशान है? आप बिल्कुल मत परेशान हुई, मैं बोल रहा हूँ ना, आप बिल्कुल परेशान मत हुई, बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जीवन परिचय 1 शॉट में करवा दूंगा पेपर से पहले, क्यों परेशान है? पत्र लेखन में करवा दूंगा, निबंध लेखन में करवा दूंगा 1 शॉट वीडियो में, तो परेशान मत होइए आप लोग, परेशान मत होइए। यहाँ पे है, किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो आप लोग जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर का तैयार कर लीजिए। मैं यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत का देने वाला हूँ। किसका देने वाला हूँ? सुमित्रानंदन पंत का देने वाला हूँ। तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के कुमायूं प्रांत के कौशानी नामक ग्राम में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था? उत्तराखंड के कुमायूं के कौशानी नामक ग्राम में 1900 में जन्म हुआ था। बचपन से ही कवि हृदय सुमित्रानंदन पंत ने उच्च शिक्षा के लिए प्रयागराज का रुख किया, यानी कि उच्च शिक्षा के लिए उत्तराखंड छोड़कर प्रयागराज आ गई। इसे ही अपनी कर्म स्थली भी बनाया, और 1942 में लोकायतन नामक संस्कृत पीठ का निर्माण किया। अरविंद दर्शन का अभाव उनके कार्य पर भी पड़ा, और इन्होंने प्रयागराज से रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन किया। और 1950 में पंत जी आकाशवाणी से जुड़े। ठीक है ना, पंत जी किससे जुड़े? ये आकाशवाणी से जुड़ गए। हाँ, उसके बाद विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत पंत ने हिंदी साहित्य में छायावाद की धारा का प्रवर्तन भी किया। सन 1977 में प्रकृति का चितेरा यह साहित्यकार स्वर्गधाम को कूच कर गया, और कला और बूढ़ा चांद, चितंबरा, लोकायतन, वीड़ा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य इत्यादि कृतियों के रचनाकार पंत जी हैं। अभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, यहाँ पे कि सुमित्रानंदन पंत जी किसके कवि हैं? सुमित्रानंदन पंत की कौन सी यहाँ पे थी? तो सुमित्रानंदन पंत की थी ना गुंजन, तो ये इंपॉर्टेंट है। कला और बूढ़ा चांद किसका है? सुमित्रानंदन पंत का है। चितंबरा, लोकायतन, वीड़ा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत और ग्राम्य इत्यादि जितनी भी कृतियां हैं, ये सभी सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। प्रकृति के मानवीकरण को अपने सृजन में सहचरी बनाया। पंत का काव्य प्रकृति, मानवतावाद तथा अंत चेतनावाद से प्रभावित रहा। पंत की कृतियों में स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म के विद्रोह को चित्रमयी भाषा के साथ स्थान प्राप्त किया। अब यहाँ पे आपको बताना है पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश आपको लिखना है। अधिकतम शब्द सीमा आपको 80 शब्दों में आंसर देना है। तो यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ बहादुर कहानी का सारांश। किसका लेकर आया हूँ? बहादुर कहानी का सारांश। इसमें क्या लिखेंगे? बहादुर कहानी का सारांश। भाई साहब ये आपका 5 नंबर है, पक्का कर लो 5 नंबर। मैं बोल रहा था ना आपको 1 शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगा, परेशान मत होइए। जो भी मैं पेपर को सॉल्व करने बैठूंगा हम लोग भाई साहब खत्म कर देंगे एकदम, झुकना नहीं है। अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर एक नेपाली बच्चे अर्थात यथार्थ की कहानी। देखिए ये जो कहानी मैं समझा दे रहा हूँ फिर पढ़ा दूंगा, एक काम कर पहले पढ़ लेते हैं।
जिसका बाप मर चुका है और माँ के कर्कश आवाज में पकड़ पकड़ दिन भर कचर पकड़, वही कर्कश होता है, व्यवहार के कारण अपने घर से भाग गया। और लेखक अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से बहादुर को घर के काम के लिए रख लेती हैं और आरंभ में बहादुर के साथ खूब आवभगत की जाती है और दिन बीतने में जैसे दिन बीतता जाता है आवभगत में कमी आने लगती है और लेखक की पत्नी किशोर, लेखक का जो बड़ा बेटा था, वो मारपीट बहादुर से करने लगता है। तो मैं आपको सीधा साधा बता दूं इसका एक कहानी, बैठ जाइए शांति से। देखिए, बहादुर नेपाल का एक छोटा सा लड़का है जिसका बाप मर चुका है और अपने मम्मी के गलत व्यवहार से तंग आकर वो नेपाल छोड़कर सर भाग आता है। यहां पर अमरकांत की पत्नी निर्मला रहती है और निर्मला बहादुर को नौकर के रूप में घर में रख लेती हैं। सबसे पहले बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे बहादुर के साथ गाली गलौज, मारपीट इत्यादि चीजें किया जाता है। और एक दिन तो हद ही हो गई भाई साहब, लेखक के जो रिश्तेदार आए थे वो चोरी का इल्जाम लगा देते बहादुर पर, जबकि चुराया नहीं था बेचारा, और फिर उसके साथ मारपीट करने लगे और इससे तंग आकर बहादुर घर छोड़ के भाग गया। कहा कि हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, जब मारपीट हो रहा है तो हम काहे के लिए रहे। हाँ, बेचारा वो सब कुछ कर रहा था, फिर उसको 4 बात सुनने के लिए मिल रहा था। अगर आप किसी चीज को 4 बात सुनाएंगे किसी को तो क्यों रहेगा, आपका तो उसमें प्रॉफिट हो रहा है भाई। आप 2000 का उसको पैसा दे रहे हैं, अब उससे 10,000 का काम करवा रहे और ऊपर से गाली गलौज मारपीट। तो इससे तंग आकर बहादुर घर छोड़कर क्या चला गया, भाग गया। बस यही है, समझ आ रहा है। उसके बाद स्वपठित खंड काव्य मैंने पढ़ा भी दिया है, 5 अंकों का आएगा। आप अपने जिले के हिसाब से याद करिएगा, आप याद करिएगा। प्लेलिस्ट में मैंने इसका वीडियो डाल भी दिया है, आपको पूरा मिल जाएगा, जाके आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। मुक्ति यज्ञ का मैंने करवा ही दिया है, रश्मि रथी का मैंने पढ़ा दिया, त्यागपथी का मैंने पढ़ा दिया है, आलोक वृत्त का मैंने पढ़ा दिया है, सत्य की जीत पर पढ़ा दिया है, और श्रवण कुमार, तो ये सभी का मैंने पढ़ा दिया है पहले से, तो ज्यादा परेशानी होगी नहीं आपको। अब यहाँ पे है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, 7 नंबर आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 7 नंबर आपको मिलेगा। तो ये संस्कृत पर थोड़ा आपको मेहनत करना है, यहाँ पे ये लिया गया है कहाँ से, महामना मालवीय पाठ से, जो पिछले साल क्वेश्चन है आप उसे भी तैयार कर लेंगे तब भी आपको काम हो जाएगा। तो इस पे थोड़ा आपको इसको रटना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको रट लीजिएगा। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देखिए ये आपका गद्यांश है, यहाँ पे संदर्भ इस प्रकार से लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के महामना मालवीय पाठ से क्या है, अवतरित है। फिर यहाँ पे इसका कर देंगे। उसके बाद श्लोक को भी आपको काम करना है। देखिए यहाँ पे दिए गए श्लोक के लिए एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 श्लोक दिए रहेंगे, एक का करना रहेगा आपको। कितना नंबर मिलेगा आपको, 7 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा भाई साहब आपको, 7 नंबर मिलेगा। थोड़ा जुकाम हो गया ना, इसके लिए माफी चाहेंगे, नॉइस आएगी। तो यहाँ पे विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तियम परेशान परिणाय खलस्य साधु, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये श्लोक है यार, इस श्लोक पे थोड़ा आपको काम करना है, संस्कृत का है, तो इसको आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बाकी जो है ये 14 नंबर छोड़ के बाकी मैं पूरा करवाऊंगा, परेशान मत होइए। उसके बाद नीचे आ जाइए, 9 नंबर यहाँ पे मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, जिसका एक अर्थ लिखकर आपको वाक्य प्रयोग करना है। 2 नंबर का है। सबसे पहला है अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी कि कामयाब होना। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब कामयाब होना। यदि आप सरकारी नौकरी पा गए तो आप अपने पैरों पर खड़े हो गए, या फिर कोई प्राइवेट नौकरी पा गए। वाक्य प्रयोग, राम के माता पिता बहुत खुश है क्योंकि वह नौकरी पाकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उल्टी गंगा बहाना, क्या हो जाएगा, उल्टी गंगा बहाना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, असंभव काम करना अर्थात उम्मीद से परे होना। उल्टी गंगा बहाना अर्थात असंभव काम करना, उम्मीद से परे होना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, तुम इस काम को नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लिए यह उल्टी गंगा बहाने के समान है। गुलर का फूल होना अर्थात अत्यंत दुर्लभ होना। वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे, इस संसार में पहले के जैसे लोगों का मिलना गुलर के फूल के समान है। उसके बाद यहाँ पे मक्खन लगाना मतलब क्या है, खुशामद करना। मक्खन लगाना मतलब क्या है, खुशामद करना। वाक्य प्रयोग, वे उन्हीं का काम करते हैं जो उन्हें मक्खन लगाते हैं, 10वां वाला यहाँ पे है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प चुनकर आप लोग लिखना है। चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो चंद्रधन उदय होगा। क्या हो जाएगा, चंद्रधन उदय जो हो जाएगा, चंद्रोदय का संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चंद्रधन उदय। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा,
इति धन आदि, इति धन आदि इत्यादि का संधि विच्छेद हो जाएगा। यह एक यण स्वर संधि है। यह कौन सी है? यह एक यण स्वर संधि है। क्लियर है? नीचे चले आइए। भवनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भो धन अनम हो जाएगा। भवनम का क्या हो जाएगा? भो धन अनम हो जाएगा। नीचे आ जाइए आप लोग ख वाला। आपको विभक्ति और वचन पहचानना होगा। आत्मना में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? तो आत्मना में तृतीया विभक्ति एक वचन है। कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति एक वचन आत्मना में है। नामने शब्द में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? तो नामने में शब्द में आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। नामने में कौन सी विभक्ति कौन से वचन है? नामने में जो विभक्ति और वचन है वो है आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। फिर यहाँ पे 11 नंबर आएगा। शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखना है। शब्द युग्मों का आपको सही अर्थ लिखना है। जैसे जलद, क्या यहाँ पे जलद और जलज, जलद और जलद। जलद का क्या अर्थ होता है? मोती होता है। क्या होता है? मोती होता है। और जलद का मतलब होता है पानी। क्या होता है? पानी होता है। सॉरी, जलद का मतलब क्या होता है? जलद का मतलब बादल होता है। क्या होता है? बादल होता है। और जलद का मतलब क्या होता है? कमल होता है। मिस्टेक हो गया, माफी चाहेंगे। तो बादल और क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। अविलंब और अविलंब, तो अविलंब मतलब क्या होता है? छोर होता है। क्या होता है? छोर होता है। अविलंब मतलब क्या होता है? किनारा होता है। सॉरी, अवलंब मतलब क्या होता है? सहारा होता है। क्या होता है? सहारा होता है। और अविलंब मतलब क्या होता है? शीघ्र होता है। क्या होता है? शीघ्र, यानी जल्दी होता है। यानी क्या होता है? जल्दी होता है। तो अवलंब और अवलंब और अविलंब का मतलब क्या हो जाएगा? सहारा और शीघ्र हो जाएगा। नीचे चले यहाँ पे। अगला यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है, लेकिन हम लोग तीनों का करेंगे। अच्छत, अच्छत का क्या होगा? अखंडित या जिसके खंड न हुए हों। और धान का लावा भी क्या होता है? अच्छत ही होता है। कर क्या होता है? टैक्स और हाथ होता है। द्विज मतलब क्या होता है? ब्राह्मण और जन्म लेना होता है। ठीक है ना? उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। क्या कहलाता है? कृतघ्न कहलाता है। घृणा करने के योग्य घृणास्पद कहलाता है। फिर यहाँ पे आपको वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। 2 नंबर आपको एग्जामिनर देगा। एग्जामिनर चाचा यही देगा, नोट कर लीजिए। महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी। महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी। क्या थी? विद्वान कवित्री थी। क्लियर है? यहाँ पे विद्वान के स्थान क्या? महादेवी वर्मा एक विसुदी कवित्री थी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा विदुषी कवित्री थी। अब सही है, विदुषी कवित्री थी। मैंने भोजन कर लिया, मैं भोजन कर लिया हूं, मैंने भोजन कर लिया है। हाँ, कृपया मेरे सामानों पर या सामानों पर निगाह रखने की कृपा करें। कृपया मेरे सामानों पर निगाह रखने की कृपा करें। क्लियर है ना? और एक और है, तुम मेरे से मत बोलो, तुम मुझसे मत बोलो। तो यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्व करा है। इसमें आपको 3 टॉपिक बचे हैं। रस, छंद, अलंकार। कौन कौन सा बचा है? रस और छंद और अलंकार। अलंकार अभी मैं एक वीडियो पढ़ाया हूं, इसके पहले जाके देख लीजिएगा। रस, छंद, अलंकार मैंने पढ़ा दिया। पत्र लेखन अभी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा डेडिकेटेड। और निबंध लेकर मैं अलग से एक वीडियो लेकर आ रहा हूं, उसको आप पढ़ लीजिए। काम खत्म। ये आपको अभी कुछ घंटे बाद आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। और सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसका PDF टेलीग्राम पे मैं डलवा दूंगा। टेलीग्राम का नाम क्या है? SKM स्टडी। ज्वाइन नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। परेशान मत होइएगा, 16 फरवरी को यही से पेपर आएगा, आप पास हो जाओगे। ठीक है ना? बहुत परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।